गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईएफएम सब्जेक्ट में भारतीय बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली जो पुस्तक है उसका सेकंड चैप्टर अपन सब पढ़ रहे थे, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों की परिभाषाएं हमने देखी थी। उसके बाद में वाणिज्यिक बैंकों के प्रकार में अपन दो श्रेणियाँ थी, अनुसूचित और गैर अनुसूचित। अनुसूचित श्रेणियों में हम सब ने देखा था, पढ़ा था, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में बांटा गया है। इसकी जो कहानी के रूप में हिस्ट्री, आज़ादी से पूर्व भारत में बैंकिंग प्रणाली क्या थी, वो लास्ट वीडियो में हम पढ़ा था। आज की वीडियो में हम सब ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रकार है जो आपको स्क्रीन में देख रहे हो, इन सब प्रकारों को विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला वाणिज्यिक बैंक को अपन बांटे तो उनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से तात्पर्य है क्या समझेंगे हम, क्या इसकी परिभाषा हो सकती है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में यानी सरकार के क्षेत्र में, निजी क्षेत्र यानी हम सबके, जैसे कोई भी व्यक्ति विशेष के हाथ में, जो सभी के लिए नहीं है, उसका लाभ का हिस्सा हो चाहे हानि हो, वो एक निजी व्यक्ति की रहेगी और सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार के हाथों में रहेगा। विदेशी बैंक यानी विदेशियों के द्वारा, अब इनका विस्तार से अलग अलग करेंगे हम सब। सबसे पहले देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। तो सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार के अधीन ऐसे बैंक जिनमें आधे से अधिक अंश पूंजी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या दोनों के पास होती है तथा उनका स्वामित्व और नियंत्रण भी केंद्र सरकार का होता है। और इनमें मैनेजमेंट में कौन रहेगा, किन की नियुक्ति की जाएगी, ये सभी का निर्धारण सरकार के द्वारा ही किया जाता है। भारत में हम सब ने देखा कि पहले जो ये बैंक, कुछ जो बाढ़ से आ गई थी, फिर वो प्रथम विश्व युद्ध में फेल होने लगे, फिर द्वितीय तीसरा की महामंदी आई, तो उसमें भी कई बैंक अपने को स्थापित नहीं रख पाए। तो फिर आरबीआई का गठन हुआ, आरबीआई का भी राष्ट्रीयकरण किया गया, क्योंकि सरकार के हाथों में रहना चाहिए नियंत्रण देश के बैंकों का। तो जब बैंकों को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, उसी प्रकार से राष्ट्रीयकृत बैंक बने जो सरकार के क्षेत्र में है, जिनका निजी क्षेत्र में थे, और सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण आप बार बार समझ रहे होंगे, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यही है, जैसे मान लो बीबी रानी में आपकी कोई दुकान है और उस दुकान में बैठ करके आप क्या करते हो, लोगों से जमा करते हो और ऋण देते हो। तो इस तरह से एक बैंक का काम हो गया ना आपका। अब सरकार ने कहा जी, बोला जी आप तो ऐसे करो, आपने जो पूंजी लगाई है उस पूंजी को बदले में हम आपको वापस लौटा देते हैं और आज से बैंक हमारा हो गया। अब सरकार ने कह दिया, तो सरकार जैसे ज़मीनों का अधिग्रहण करती है ना, वो हाईवे निकलता है, तो हाईवे निकलेगा तो क्या करेंगे, वो ये कहेंगे, बोले ये एरिया तो अब, ये रास्ता तो सरकार ले रही है, तो अब आप इसका मुआवजा ले सकते हो। इसी प्रकार से वो हमें भी कहेगा आप अपने बैंक के लिए मुआवजा ले सकते हो। सीधी सी बात ही है, कोई किंतु परंतु नहीं है। राष्ट्रीयकरण एक अधिनियम ले आए हम, जैसे सार्वजनिक स्वामित्व और स्थानांतरण अधिनियम ले आए, बोले बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे हम। तो अब राष्ट्रीयकरण करेंगे तो निजी धनाढ़ सेठ थे, वो कुछ नहीं कर पाए। कुछ लोग ने कोर्ट को भी शरण ली, लेकिन वहाँ से भी उन्होंने कह दिया, बोले हम क्या कर सकते हैं। जब संसद से बिल पास हो गया, तो बिल पास होने के बाद वो कानून बन जाता है, उस कानून के तहत पालना हो रही है, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से राष्ट्रीयकरण किया जाने लगा। तो राष्ट्रीयकरण में सबसे पहले स्टेट बैंक समूह है। स्टेट बैंक समूह क्या था? स्टेट बैंक में स्टेट बैंक खुद, इसके साथ अन्य सहयोगी में किनको, जैसे
आप नोट कर लेना, किताब में देखना। इसमें था स्टेट बैंक खुद, इसके अलावा 7 कौन से? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। ये सब क्या थे? बीकानेर एंड जयपुर, हैदराबाद, जो बैंक जहाँ काम करता था। जैसे SBI बैंक था ना अपने पहले, अब 1 अप्रैल 2017 से उसका क्या हुआ? SBI में विलय हो गया। इसी प्रकार से अन्य 5 बैंक थे, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला, त्रावणकोर, इन सब का क्या हुआ? इन 5 का 1 अप्रैल 2017 से SBI में विलय हो गया। पहले ये क्या थे? सहयोगी बैंक के रूप में कामकाज करते थे। सौराष्ट्र और इंदौर का राष्ट्रीयकरण 2008 और 2010 में हुआ। किसके साथ राष्ट्रीयकरण? तो उसके साथ हो गया था, SBI के साथ 1955 में, जो इंपीरियल बैंक से 1955 में जब SBI बना, उसी वक्त इन्होंने राष्ट्रीयकरण भी किया। लेकिन प्रथम राष्ट्रीयकरण तो बैंकों के रूप में SBI और उसके सहयोगी बैंकों का किया गया, जिसमें इसको स्टेट बैंक समूह कहा जाता है। जो आप देख रहे हो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रकार, उनमें राष्ट्रीयकृत बैंक, स्टेट बैंक और अन्य बैंक। तो स्टेट बैंक समूह से आप समझ गए होंगे कौन कौन से बैंक इसमें शामिल थे और वर्तमान में उनका क्या हो रहा है। अब केवल स्टेट बैंक समूह न रख के केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रह गया है, क्योंकि इसके साथों जो बैंक थे उनका अप्रैल 2017 तक मर्ज कर दिया। मर्ज यानी विलय, पूर्ण रूप से विलय, SBI बन गया वो। उसके SBI ग्राहक किसके माने जाएंगे? SBI के। उनका पासबुक में नाम क्या होगा? SBI होगा। तो देनदारी लेनदारी सब उन बैंकों की स्टेट बैंक के पास आ गई। दूसरा है राष्ट्रीयकृत बैंक। अब हम आते हैं राष्ट्रीयकृत के ऊपर। दूसरा, नेशनलाइज्ड बैंकों में सर्वप्रथम 19 जुलाई 1969 को 19 जुलाई 1969 को अध्यादेश के थ्रू ये हुआ। और उसमें क्या किया गया कि 14 जो बड़े बैंक थे उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बड़े बैंक कौन कौन से थे? उनको आप नोट भी करना चाहो तो कर लेना, या फिर किताब में देख लेना, उनको याद कर लेना। 14 बड़े बैंक कौन कौन से स्थापित हुए थे और जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो जब 1969 में इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो विरोध भी हुआ। उसके फलस्वरूप विरोध हुआ, लेकिन विरोध को सरकार, जब आपको बताया था जैसे स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो इनके भी पूंजीपतियों ने, जो मालिक थे, उन्होंने मना किया। बोला हम नहीं होने देंगे ऐसा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसका फलता फूलता कारोबार कोई अचानक से कोई दूसरा व्यक्ति ले ले। तो ये राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया? ज़बरदस्ती हुआ, नहीं हुआ? इन सब के क्या कारण थे? इनसे क्या सरकार को फ़ायदे हुए, देश को क्या फ़ायदा हुआ? इन सब के बारे में तो विस्तार से चर्चा हम राष्ट्रीयकरण और उसके कारण और उसकी प्रगति, इन सब जब ये अपन पढ़ेंगे आगे की वीडियो में देखेंगे, तब आसानी से आपको समझाएंगे। अब तो केवल इतना ही है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के क्या प्रकार है। तो उन प्रकारों में पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। उसमें अपने को राष्ट्रीयकरण का बताया गया कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो डेट लिख लीजिए, 19 जुलाई 1969 को किया गया। किनका किया गया? वे 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसमें किया गया। दूसरा है, जब 19 जुलाई 1969 में किया गया, उनमें 14 कौन से बैंक थे? जिनकी जमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। उन सभी बैंकों का इन्होंने क्या किया? राष्ट्रीयकरण। 50 करोड़ से अगर जिसकी भी पूंजी है वो राष्ट्रीयकृत बैंक की श्रेणी में आ जाएगा।
अब उनमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, कैनरा बैंक, देना बैंक, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र थे। इन सब की पूंजी क्या थी? 50 करोड़ रुपए से ऊपर थी। दूसरे चरण में किनका राष्ट्रीयकरण किया गया? अन्य 6 बड़े बैंक थे जिनकी जमाएं मार्च 2080 तक 1980 तक, मतलब इनका राष्ट्रीयकरण हुआ 15 अप्रैल 1980 को अध्यादेश पास हुआ, तो वही महामहिम के द्वारा डेट पास हुई। तो उसमें क्या था, प्रथम राष्ट्रीयकरण में तो 14 बड़े बैंक थे, उनकी 50 करोड़ से अधिक पूंजी वाले, और चूँकि अब 11 साल का वक्त बीत चुका था, तो इनका पूंजी लिमिट बढ़ा करके क्या की, 200 करोड़ रुपये, अर्थात वे बड़े बैंक जिनकी पास जमाए 200 करोड़ से अधिक है, उन सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और ये 6 बैंक कौन कौन से थे? आंध्रा बैंक लिमिटेड, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक। इन सभी बैंकों की पूंजी 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। तो इस प्रकार से इनका राष्ट्रीयकरण किया गया। अब क्यों किया गया, कैसे हुआ, ये सब अब फिर अपन आगे चर्चा करेंगे। अन्य बैंकों में कौन से? जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रम है, लेकिन जिनको राष्ट्रीयकृत बैंक और स्टेट बैंक समूह में शामिल नहीं है, उनको क्या कहेंगे? सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक। जैसे में अपन माने IDBI बैंक है, वो क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक की श्रेणी में उसको पहले नहीं ले रखता। ऐसे ही भारतीय महिला बैंक, जो 19 आपको दे भी रखा स्क्रीन पर मैंने कि भारतीय महिला बैंक 19 नवंबर 2013 को खोला गया, और जिसका भी विलय बाद में 1 अप्रैल 2017 से SBI में कर दिया गया। तो ये भी बैंक सरकारी क्षेत्र का बैंक ही है। तो इस प्रकार से सार्वजनिक बैंकों के बारे में आपने समझा। परिभाषा सीधी सी यही है कि सरकार के द्वारा 50% से अधिक शेयरधारिता हो तथा उसका प्रबंध और नियंत्रण व्यवस्था सरकार के द्वारा चलाई जाए, तो वो बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कहलाएगा। समझ गए? अब बात करते हैं हम दूसरा, निजी क्षेत्र के बैंक। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की वर्तमान में संख्या आपको स्क्रीन के माध्यम से मैं दिखा देता हूँ। 12 है। टोटल बैंक कितने रह गए? 12, क्योंकि अभी 6 बैंकों का तो 1 अप्रैल 2020 से, और 2 बैंक थे जिनका लास्ट ईयर में 1 अप्रैल 2019 से। 8 बैंकों का विलय किसमें कर दिया गया? अन्य उनके बड़े बैंकों में कर दिया गया। जैसे सर्वप्रथम आपको दिया हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन कौन से बैंक है? विजया बैंक और देना बैंक। इनका विलय कब हुआ? 1 अप्रैल 2019 से। फिर बैंक ऑफ इंडिया स्वतंत्र है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्वतंत्र है। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक को शामिल किया गया। अब सिंडिकेट बैंक का विलय कब हुआ? अभी 1 अप्रैल 2020 को किया गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक में इसको विलय किया गया है। तो इलाहाबाद बैंक का विलय कब हुआ? 1 अप्रैल 2020 से। इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक क्या है? इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनका विलय पंजाब नेशनल बैंक में 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ। पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसमें आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को मिलाएगा। जो बेबी रानी में कॉरपोरेशन बैंक है ना, अब इसका नाम कॉरपोरेशन बैंक नहीं रहा है, इसका नाम क्या हो गया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब ये 1 अप्रैल 2020 से आप देख लोगे, इस पर जो बार डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है उस पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, और नीचे छोटे छोटे अक्षरों में कॉरपोरेशन बैंक और ऑब्लिक आंध्रा बैंक। अगर जो भी कॉरपोरेशन और आंध्रा बैंक की जो ब्रांचें थी, वो उनका विलय किस में हो गया?
पीएनबी में वो मर्ज हो गए, यूको बैंक। तो इस प्रकार से भारत में अब पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं? 12। अब हम बात करते हैं निजी क्षेत्र के बैंकों की। निजी क्षेत्र के बैंकों से तात्पर्य क्या है? निजी क्षेत्र के बैंकों से तात्पर्य है ऐसे बैंक जिनमें आधे से अधिक अंश पूंजी निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के हाथों में होती है। इनमें सरकार का कोई अंश पूंजी नहीं होती है तथा ये बैंक सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में पंजीकृत होते हैं। अब भारत में प्रारंभ से ही इनका इतिहास क्या रहा है? निजी क्षेत्र के बैंकों का ही रहा है। लेकिन जब इनका राष्ट्रीयकरण किया गया, चाहे 1955 में हो, 48 में हो, 69 में हो या 80 में हो, तो इनका राष्ट्रीयकरण करके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बना दिया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे सरकार को लगा जब उदारीकरण की नीति आई, एलपीजी, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो 1991 से प्रारंभ हुआ, क्योंकि कोई भी निजी क्षेत्र के लोग यहाँ पर पूंजी नहीं लगा रहे थे, तो सरकार को अपने उदारीकरण करना पड़ा, ग्लोबलाइजेशन करना पड़ा। तो फिर जब ये उदारीकरण का दौर प्रारंभ हुआ तो भारत में भी औद्योगिक घराने के लोगों को नई बैंक खोलने की अनुमति दी जाने लगी। तो इन्हीं बैंकों में मुख्य रूप से आपने सुना होगा एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, इंडसलैंड बैंक है, यस बैंक है, साउथ इंडियन बैंक है। इनकी एक लिस्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वर्तमान में 22 तरह के बैंक है। द टेबल गिवन बिलो लिस्ट द शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, इंडियन बैंक, जो अनुसूचित बैंक है, अनुसूचित नहीं, जो द्वितीय अनुसूची में शामिल है। ये 22 तरह के बैंक भारत में शामिल है। तीसरा है विदेशी बैंक। अब विदेशी बैंक से क्या तात्पर्य है? विदेशी बैंकों में कौन से बैंक होते हैं? ऐसे बैंक जिनका पंजीयन तो विदेशों में हुआ है, जिनका रजिस्ट्रेशन तो फॉरेन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत हुआ है, वहाँ के नियमों से हुआ है, और मुख्यालय भी विदेशों में ही है, लेकिन वो अपनी शाखाओं यानी ब्रांचों के माध्यम से भारत में कामकाज करते हैं। इन पर आंशिक नियंत्रण किनका रहता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी रहता है। तो उनमें पूंजी भी सारी उन्हीं की लगी हुई रहती है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, इनकी लिस्ट बता देता हूँ मैं आपको। ये रही, शेयर कर दिए फॉरेन बैंक्स। ये 24 बैंक, तो इनमें अपन जैसे सिटी बैंक है, अबू धाबी बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका है। ये भारत में 44 तरह के बैंक यहाँ पर कामकाज कर रहे हैं। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से क्या तात्पर्य है? वाणिज्यिक बैंकों में अब क्या है कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वो बैंक तो शहरों में या वो ज़्यादातर जहाँ इंडस्ट्री फैली हुई है वहीं पर कामकाज उनका ज़्यादा था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे बैंकिंग को बढ़ावा मिले, तो इसके लिए श्री M नरसिंह की अध्यक्षता में कार्यकाल दल गठन हुआ, और जिसने सुझाव दिया कि भारत में बैंक, ग्रामीण क्षेत्र बैंक होने चाहिए। तो फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने के लिए 2 अक्टूबर 1975 से इन बैंकों ने प्रारंभ किया, और इनका अधिनियम के रूप में क्या था? 1976, मतलब बाद में पारित किया गया। अधिनियम बाद में बना, अध्यादेश पहले जारी कर दिया। तो वर्तमान में मार्च 2017 तक इनकी 21,000 के लगभग ब्रांचें हैं, और ये देश के अधिकतर जिलों में कामकाज इनका सौंपा हुआ है। और जब नाबार्ड की स्थापना हो गई तो इन पर नियंत्रण किनका कर दिया? नाबार्ड का। तो नाबार्ड के अधीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं, वो इनको पूंजी की व्यवस्था करवाते हैं, और ये ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग को अधिक से अधिक बढ़ावा दे रहे हैं। इस प्रकार से हमने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रकार समझे। आगे के वीडियो में हम सब अब बैंकों से क्या क्या लाभ हुए उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।